सागर कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, आपको चीज़ों को समझाने के लिए बनाया गया है और इस चैनल पे आपको सभी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके एकेडमिक कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे कि जेई नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ को फॉलो करना है। आपको बहुत ही तगड़े यूट्यूब लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जो आपको कॉन्सेप्ट तो बनाएंगी, साथ ही आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में भी हेल्प करेंगी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस यूट्यूब जो लेक्चर की सीरीज़ है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। जो ये सीरीज़ है ये एटम्स के बारे में है, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट दैट डील्स विथ एटम। ये रहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक कौन कौन सा है? पहला है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सभी सेलों पे, है ना। सेल्स कौन कौन से होते हैं? के सेल, एल सेल, एम सेल एन सेल, 4 सेल होते हैं। इस पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से सब डिस्कस करने वाले अपन लोग। उसके बाद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्यों बनाया गया, एटॉमिक नंबर किस बेसिस पे डिजाइन किया गया, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे डिफाइन किया गया वो बताएंगे। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताएंगे अपन लोग, ठीक है। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कैसे एस्टिमेट किया गया, हाउ टू एस्टिमेट, ये अपन लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि अपने को पता है कि जो एटॉमिक मास है ये आइसोटोप्स के ऊपर ही बना है। तो आइसोटोप्स को जानना और समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर वैलेंसी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वैलेंसी का पता होना बहुत जरूरी है। वैलेंसी ही डिसाइड करता है कि कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड एटम, तीनों में क्या फर्क होता है ये अपन लोग डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड आयंस ये क्या होते हैं इस पे अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सभी लेक्चर की सीरीज आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। उसके बाद सभी एक एक करके सभी चीजों पर अपन लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर की सीरीज पे, ठीक है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो दोस्तों ये बताने के बाद कि आने वाले लेक्चर्स पे या लेक्चर की सीरीज़ में अपन लोग पढ़ने के वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले आप लोग को रोड मैप पता होना चाहिए कि अपन लोग एक स्मॉल मैटर से, क्योंकि जो फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर हों चाहे वो ग्रीक के हों, उन्होंने बोला था कि ऑल थिंग्स इन आवर वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर्स। दुनिया की सभी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी होती हैं। तो मैटर से अपन लोग एटम में पहुंच गए और एटम से फिर अपन लोग पहुंच गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो ये बहुत लंबी जर्नी थी। लगभग ऐसा बोला जाता है कि 500 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट से लेके 1800 सदी, मतलब 1800 सन तक, मतलब है ना 1800 तक एटम्स का ऊपर काम चलता रहा और फाइनल जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया एटम्स का तब फाइनलाइज हुआ कि यही जो मॉडल जो दिया गया है वो फाइनल मॉडल है एटम का, ठीक है। तो इस पर एक बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया क्योंकि एटम्स के ऊपर स्टडी चलती रही। लगभग ऐसा बोला जाता है कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मैटर के ऊपर काम किया, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटे से पार्ट में मैं एक रोड मैप बना रहा हूँ बोर्ड पे। इस रोड मैप को आप समझिए कि अपन लोग वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे, है ना। क्योंकि अगर ये जो रोड मैप है वो आप 11th केमिस्ट्री में पढ़ोगे। 11th केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड यूनिट नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको जब ये पढ़ाया जाएगा तो आपको सब चीज़ बताया जाएगा, है ना। अगर लेकिन आपको नहीं पता, आप लोअर क्लास के स्टूडेंट हो, है ना, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ बेसिक है, ठीक है। तो पहले रोड मैप जानते हैं, फिर आगे अपन लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बात करेंगे। ये रहा रोड मैप। अपन लोग मैटर से लेके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक अपन लोग कैसे पहुंचे, इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। एंशिएंट फिलोसोफर ने क्या बोला? एंशिएंट फिलोसोफर में 2 थे, एक थे इंडियन के थे, एक थे ग्रीक के। इंडियन में थे महर्षि कणाद, जिन्होंने बोला कि भैया कण कण में भगवान है, मैटर। पहली बात तो इन्होंने बोला था कि दुनिया में सभी चीजें मैटर से मिलकर बनी है, ठीक है। मैटर को हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य जिसको पता है, जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए लिख दिया हूं मैं, द्रव्य बोलते हैं, है ना। दुनिया की सभी चीजें मैटर से मिलकर बनी होती है ना। और ये बोला गया। उसके बाद एंशिएंट फिलोसोफर ने ये बोला कि जो मैटर है ना,
वो कर्ण से मिलकर बना है। इसने बोला, इंडियन फिलोसोफर ने बोला कि जो मैटर है वो कर्ण से मिलकर बना। उसके बाद आया ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, इन्होंने बड़ी गजब की चीज बोली। इन्होंने बोली कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, फिर से बोल रहा हूं मैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटोमियो। उन्होंने इसको एटोमियो नाम दिया। ये भी अगेन ग्रीक वर्ड है, एटोमियो है जो ग्रीक वर्ड है ना भाई। ये ग्रीक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने ग्रीक में बोला कि ये जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है ये हमारे एटोमियो है, ठीक है। और उन्होंने इसको एटम्स का नाम दिया। समझ में आया? अब ये रिफर्स तो थी पुराने जमाने की बात। ये जितनी बातें हो रही थी, जो फिलोसोफर बोल रहे थे, वो अराउंड 500 BC के आसपास था। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है भी, है ना, कुछ और मत सोच लेना। BC बिफोर क्राइस्ट, ओके। ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले की बात थी, ठीक है। उसके बाद आया हमारा 18वीं सदी में जॉन डाल्टन, है ना, इसका पूरा नाम है जॉन डाल्टन, JOHN, जॉन डाल्टन, है ना। 18वीं सदी में आया जॉन डाल्टन, 19वीं सदी में। उसके बाद उसने बोला कि भाई एटम्स के जो मॉडल्स थे, उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बताए, मतलब रूल्स बताया, मॉडल्स तो नहीं बोल सकता मैं, रूल्स बताए कि एटम कैसे रिएक्ट करेगा, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड कैसे बनेंगे, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो भी वही टाइम में आया है ना, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन आया। उसके बाद आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही से सभी इन लोगों ने दिया। उसके बाद एटम्स में बूम आ गया। जैसे कोई चीज़ जैसे भी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना का दवाई बनाना या उसका वैक्सीन बनाने के लिए बूम चल रहा है कि जो कंट्री पहले बनाएगा वो पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उसको खरीदेगी। और ऑब्वियस सी बात है, दुनिया कोरोना से परेशान है ना। उसी तरीके से जब एटम्स की खोज हुई, एटम्स के बारे में बात हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस फील्ड में आए, उन्होंने काम किया। तो उसमें से हमारे भैया जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर और इरविन श्रोडिंगर थे, है ना। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। उसके बाद बोर्स ने बताया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे एडजस्ट होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है एटम में और प्रोटॉन का पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया कि सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में रहते हैं, या सेल्स को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, KLMN, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि जो जितने भी प्रोटॉन हैं या पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में पैक होते हैं, वो बहुत छोटा होता है। ये इतना छोटा होता है कि अगर मैं इसको एक क्रिकेट की बॉल मानूं, और ये जो ट्रैक है या सेल्स है, इसको एनर्जी लेवल भी बोला गया, रदरफोर्ड ने इसको एनर्जी लेवल बोला गया। इसको अलग अलग नाम दिया गया, इसको चर्चा करते हैं कुछ देर बाद, है ना। कि अगर मैं इसको क्रिकेट की बॉल मानूं तो ये जो ट्रैक है या जो सेल्स है ये 5 किलोमीटर जितनी लॉन्ग होगी। अगर जैसे ये क्रिकेट की बॉल है तो इससे 5 किलोमीटर दूर ट्रैक फर्स्ट होगा। ट्रैक फर्स्ट बोलूँ या फिर मैं एनर्जी लेवल फर्स्ट बोलूँ, इसको KFL बोलते हैं, ये होगा। मतलब इतना छोटा है। रदरफोर्ड ने गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और उस पर इसको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये था सेल्स और एनर्जी लेवल के बारे में। उसके बाद नील्स, इसका एटॉमिक मॉडल फेल हो गया सम रीजन से, है ना। उसके बाद इसने एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल देना और पार्टिकल की खोज करना दोनों अलग अलग चीज़ें थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने की अपना प्रोटॉन की खोज, ठीक है। लेकिन ये बताना कि ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम्स में अरेंज कैसे होते हैं, ये बताना ज़्यादा जरूरी था। तो सबसे पहले इसका प्रयास इसने किया, इसका प्रयास रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने पहला प्रयास किया कि वो बता पाए कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं, ओके। उसके बाद आए हमारे बोर साहब, इसका एटॉमिक मॉडल सम रीजन से फेल हो गए। सभी जो कहानी है ये 11th केमिस्ट्री में आपको समझ में आएगी। अगर आप लोअर क्लास के हो और ये वीडियो देख रहे हो, 9th हो 10th हो जो भी क्लास के हो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, हेडेक लग रहा है, तो टेंशन मत लो, क्योंकि रोड मैप बताना जरूरी था आपको कि चीज़ें कैसी आई और कैसे अपन लोग को ये इतना सिस्टमेटिक डिजाइन बता पाए। ऐसा तो नहीं किसी को रात को सपने में आया होगा कि भैया प्रोटॉन बीच में रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस में पैक रहते हैं और आइड साइड में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ऐसे किसी के सपने में तो नहीं आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत किया, रिसर्च किया, तब जाके चीज़ अपने पिक्चर में आई, ओके। उसके बाद बोर्स का एटॉमिक मॉडल आया, बोर्स ने बताया यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोर्स ने बताई। फिर आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, दिस इज कॉल्ड
गिवन बाय इरविन श्रोडिंगर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इरविन श्रोडिंगर ने बोला, और इरविन श्रोडिंगर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रैक पे मिलेंगे नहीं, ट्रैक के अंदर क्वांटम नंबर्स होते हैं FPDF, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सोचो, इसने बोला कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेंगे, इसके ट्रैक पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दरअसल बोर्स ने यही बोला था, बस इतना ही बोला, छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन कुछ कारण से उनका फेल हो गया। इसके बीच में एक साइंटिस्ट आया था हाइजेनबर्ग ने बोला था कि आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और जो उसका वेलोसिटी है एट द टाइम डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका यहाँ पर मॉडल फेल हो गया। ओके, इसके बाद इरविन श्रोडिंगर आया था जिसने वेव मैकेनिकल इक्वेशन दिया, वेव इक्वेशन के थ्रू FPDF 4 ऑर्बिटल है, FPD ही आए थे, F ऑर्बिटल अलग से आया था। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं कि चारों के चारों आए थे, खैर आपके लिए समझना इतना जरूरी है कि FPDF ऑर्बिटल आए थे। ओके, उसके बाद चीजें डिफाइन हुई, तभी से ये माना जाने लगा, तभी से अपन लोग ये बोल पाए कि जो एटम होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है जिसपे बीच में न्यूक्लियस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज नेगेटिव जीरो होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, और जो ट्रैक बोलूँ या इसको एनर्जी लेवल बोलूँ, सेल्स बोलूँ, KLMN 4 सेल होते हैं, आगे भी होते हैं KLMNO भी हो सकता है, उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 सेल के ऊपर बात कर रहे हैं अपन लोग। ये K शेल होता है, ये L शेल होता है, ये M होता है, ये N होता है। ठीक है, ये था पूरा रोड मैप ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द एटम्स, है ना, कैसे बनी क्या बनी। आप 11th केमिस्ट्री में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11th केमिस्ट्री का पार्ट है ये यूनिट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और ये यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब आप 11th केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका पार्ट 2 जरूर देखना। अगर आपको पार्ट 2 नहीं देखोगे तो ये वीडियो अनकम्प्लीट है। इसका पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से और कंप्लीट समझाया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आने वाला है। तब से आप सभी को जय हिंद।